जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। आप सभी को पता है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कम आते हैं, लेकिन उसमें आप पूरे में से पूरे क्वेश्चंस ठीक कर सकते हो। और अगर आपने रीजनिंग में पूरे में से पूरे क्वेश्चंस ठीक कर लिया, इसका मतलब है कि आपका स्कोर है वो एग्जाम में बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है जी। तो आज वही शानदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो आज वाली क्लास को ध्यान से जरूर देखना है। देखो, रीजनिंग है वो 2 क्लास में हम समाप्त करेंगे, उससे बाहर आपके एग्जाम्स में कुछ नहीं आएगा। सारे टाइप्स हम करने वाले हैं। ठीक है, बस क्लास को ध्यान से देखना और जो बातें मैं समझाने वाला हूं उनको आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, ताकि एग्जाम में आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस आ रहा हो और आते आते आप गलती कर दो, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखिए आप सभी के सामने है कि स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध किससे होगा। ये सादृश्यता, समानता, एनालॉजी वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें देखना है कि स्वेटर और ऊन का क्या संबंध है। सबसे पहले यही समझेंगे ना, क्योंकि इनका संबंध अगर हमें समझ में आ गया तो फिर आगे संबंध को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। जैसे पहले लड़का लड़की दिखाया जाता है ना, तो पसंद आ गए ना लड़का लड़की, फिर आगे बात चलती है कि भाई हाँ शादी करनी है कि नहीं करनी, है ना। तो वैसे ही है, पहले इन दोनों के संबंध को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्वेटर का संबंध ऊन से है। तो जो स्वेटर होती है जो आप सर्दियों में पहनोगे, वो ऊन से बनती है। ऊन क्या काम आती है? स्वेटर बनाने का काम करती है। या जो स्वेटर है वो किससे बनती है? ऊन से बनती है। समझ में आ गया? स्वेटर है, स्वेटर के बारे में बात कर रहा है, जो पहले वाला है वो दूसरे वाले से बनता है। वैसे ही सिक्के का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। अब हमें क्या बताना है, समझ में आ गया पहले वाले के संबंध से कि किससे बनेगा। भाई जैसे स्वेटर है ऊन से बनी, वैसे सिक्का किस चीज से बनेगा। अब 4 ऑप्शन है उसमें, देखिए धन, राजा, क्या राजा से बनेगा? नहीं। क्या मुद्रा से बनेगा? नहीं। क्या धन से बनेगा? नहीं। धातु से बनता है। जो सिक्का होता है वो किससे बनता है? धातु से बनता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे मत करना कि धन से बनेगा। अरे सिक्का ही धन होता है। जो सिक्का होता है वो क्या होता है? धन होता है। राजा उसको बनाने का काम कर सकता है। मुद्रा है वो बनने के बाद जब राज्य में लागू हो जाती है तो वो मुद्रा बन जाती है। ठीक है, लेकिन बनेगी किससे? धातु से बनेगी। क्या बात समझ में आ गई? इसमें पहले वाले के बीच में जो संबंध होता है, उसी प्रकार का संबंध हमें दूसरे वाले में बताना होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख के दे सकता है आपको। मैं आपको बता देता हूं कि स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, वही संबंध हमें किसका बताना है कि सिक्के का किससे होगा। सिक्के का किससे होगा। जहां पर बीच में ये 4 आपको बिंदु दिखाई दे जाएं, इसका मतलब क्या है? इन दोनों का जो संबंध है वैसे ही संबंध यहां पर भी होने वाला है। ठीक है जी। ऐसे लैंग्वेज में लिख के दे या ऐसे दे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, उससे आपकी और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा आपको और समझ में आएगा कि कैसे करना है, कैसे सोचना होता है। देखिए क्या है, शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो बाली का खालिस्तान से है। शर्ट का कपड़े से क्या संबंध है भाई? शर्ट का कपड़े से, पहले शर्ट समझो, शर्ट क्या होती है आप सभी को पता है, आप पहनते हो तो वो शर्ट हो गई। किससे बनती है? कपड़े से। यानी कि शर्ट को बनाने का काम होता है कपड़े से, या कपड़ा एक ऐसी चीज है जिससे ये शर्ट बन रहा है। तो वैसे ही बाली की बात आई है, बाली किससे बनती है। अब जिनको बाली नहीं पता, तो जो कान में पहनी जाती है ना, उसको बोला जाता है बाली। ठीक है जी। ये सुग्रीव बाली नहीं है, ये बाली है कान वाले बाली। उसमें क्या होता है, वो बाली ऐसे लिखा जाएगा बाली। ठीक है, चलो तो बाली समझ में आ गया। कान में जो पहनी जाती है उसको बाली बोला जाता है। अब किससे बनती है? सुनार से बनती है क्या? नहीं, क्योंकि सुनार तो बनाता है। अगर यहां पर बनाने वाले का बात हो रही होती, अगर यहां पर कपड़े के बारे के अलावा यहां पर दर्जी लिखा हुआ होता, यहां पर कपड़े के स्थान पर दर्जी लिखा हुआ होता, तो किसका मतलब क्या होता कि शर्ट है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? दर्जी के द्वारा। तो बाली किसके द्वारा बनाई जाएगी? सुनार के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होता? सुनार होता है ना। स्त्री स्त्री पहनती है भाई,
बनाती थोड़ी है, मतलब उससे थोड़ी ना बनती हो, तो पहनने का काम है। कान, अरे कान में तो पहनी जाती है, बनती किससे है? सोने से। यहां पर सोने की जगह चांदी लिख सकता है, कुछ भी लिख के दे सकता है, लेकिन धातु का नाम यहां पर सोना लिखा हुआ है तो सोना, ये आपका आंसर हो गया। रटना नहीं है कि भाई पिछले वाले में आपने रटा कि धातु से ही बनेगा, तो ये भी सोना भी क्या है? धातु ही है, लेकिन यहां पर धातु लिख के देता तो धातु कर देते, सोना लिखा है तो सोना, चांदी लिखा है तो चांदी, तांबा लिखा है तो तांबा, कांसा लिखा, जो भी लिखा है धातु का नाम लिखा, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है सुनार बनाने का काम करता है, स्त्री पहनने का काम करती है, कान में पहनी जाती है। इस प्रकार से थोड़ा इसका इस्तेमाल करना है ना? समझ में आ गया? चलो अब देखिए, ये एक और देख लीजिए कि गर्म का संबंध ठंडे से है, ठीक उसी प्रकार जैसे भारी का संबंध किससे होगा? गर्म का संबंध किससे है भाई? ठंडे से। गर्म का संबंध किससे? ठंडे से। गर्म ठंडा क्या हो गया? विपरीतार्थक हो गया। इसमें क्या था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें समानार्थी शब्द होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें विपरीतार्थक शब्द होंगे। तो इसमें क्या है कि गर्म का संबंध किससे है? ठंडे से। तो विपरीत हो गया ना, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठीक है जी। आप एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां पर रेलवे स्टेशन पे बोल रहे होंगे ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, तो वही चीज है। तो गर्म का संबंध किससे हो गया? ठंडे से हो गया। उसी प्रकार भारी का संबंध किससे होगा? गर्म मतलब समझते हो हॉट, ठंडा मतलब कोल्ड, तो वैसे ही भारी, भारी मतलब जिसका वजन ज्यादा हो, तो उसका विपरीत क्या होगा? हल्का, तो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब एग्जाम्स में आएगा, क्वेश्चंस कर लोगे, और जिस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। समझ में आ गया सभी को? तो समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस में। देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये नंबर वाले भी एनालॉजी में आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि भाई इसका संबंध इससे है, वही किसका संबंध 16 से होगा, ये हमें बताना है। यहां पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, यहां पर क्या आएगा ये हमें बताना है। देखो मैंने आपको बताया था कि ऐसे लैंग्वेज ना लिखी हुई हो तो बीच में ये ऐसे यहां पर डबल इस प्रकार से लिख के दे देता, यहां पर अनुपात, यहां पर अनुपात, तो बीच में ये ऐसे लिख देगा। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ लो, कोई टेंशन नहीं, कुछ आपको नहीं, बस एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, वही देखा जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर लिखता हूं मैं कि 36 का संबंध 9 से है, वही संबंध हमें बताना है कि किसका 16 से होगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के संबंध के बारे में पता करना पड़ेगा कि इन दोनों का क्या संबंध है। जहां पर छोटी संख्या है उधर देखो 9 से 36 कब आ सकता है? जब इसको 4 से गुना करेंगे। देखो पता कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं, वो ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझो। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा होता, जैसे 9 और 11 लिखा हुआ होता, तो थोड़ा सा ज्यादा है मतलब कोई संख्या प्लस हो रही होगी। अगर 9 और यहां पर 6 लिखा होता तो इसका मतलब थोड़ा सा कम हो रहा है, तो कोई संख्या माइनस हो रही होगी, है ना। और अगर 9 का यहां पर मान लो कि 14 भी लिखा हुआ होता तो हम क्या सोचते हैं कि भाई कोई संख्या है वो प्लस हुई है। लेकिन जैसे ही दुगना या दुगने से ज्यादा लिखा हुआ होगा, इसका मतलब कोई संख्या क्या हुई है? गुना। तो यहां पर देखो 9 से दुगने से ज्यादा है, क्योंकि 9 का दुगना क्या होता है? 18, 18 से ज्यादा है, तो इसका मतलब कोई संख्या गुना हुई है। तो 36 को 9 को किससे गुना करें कि 36 आ जाए? 4 से। अगर ऐसे भी पता नहीं चल रहा तो बड़ी संख्या 36 है, 9 से डिवाइड कर लो, 9 चौके 36, यानी कि 4 से गुना हुआ है ना, 4 से गुना हुआ है। तो इसमें भी इधर क्या कर देंगे? 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसमें से 4 से गुना करने पर 36 आया है। ठीक है जी, तो इसमें 4 से गुना करने पे कितना आना चाहिए? तो 4 से गुना कर देंगे तो 16 कितना? 64। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। दूसरी बात, आप ऐसे भी कर सकते हो सर जी, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, सर जी 36 को अगर हम 4 से भाग कर दें तो भी तो 9 आता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर कोई संख्या आपके पास है नहीं कि उस संख्या को डिवाइड करके, अगर यहां पर 64 लिखा हुआ होता तब ये भाग वाला हमारे लिए आसान होता कि 64 को 4 से डिवाइड करेंगे 16 आ गया। लेकिन यहां पर ये लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए उल्टा वाला हमने किया। बात समझ में आ गया? और ये भी पता चल गया कि थोड़ा सा ऐड हो रहा है तो मतलब जुड़ रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है तो मतलब माइनस हो रहा है। अगर दुगना या दुगने से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब फिर कोई संख्या गुना हो रही है। इसके अलावा कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है।
जैसे कि स्क्वायर याद कर लो, 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, 30 तक के क्यूब याद कर लो, ठीक है, मतलब 20 तक के ही क्यूब याद कर लो, ज्यादा तो नहीं होंगे, तो इतने इतने तो कर ही लो। जैसे ही आपको ये दिखे कि 4 के आगे 16 लिखा हुआ है या 4 के साथ 16 लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट समझ जाओ कि ये 4 का स्क्वायर है। 5 के सामने 25 आपको दिखाई दे जाए तो डायरेक्ट समझ जाओ क्या हुआ है, 5 का स्क्वायर हुआ है। 6 के सामने 36 दिखते ही समझ जाना 6 का स्क्वायर किया गया है। 9 के आगे 81 दिखते ही समझ जाना 9 का स्क्वायर किया गया है। 3 के आगे 27 दिखते ही समझ जाना क्यूब किया गया है। 2 के आगे क्यूब दिखते ही समझ जाना 28 है, सॉरी 8 है। इस प्रकार से ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये दिखता ही समझ जाना रीजनिंग में, और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ठीक है। और ये आपके मैथ के कैलकुलेशन को बढ़ाने के भी काम आएंगे। कल मेरे पास, क्योंकि आप सभी को पता है मैंने आप सभी स्टूडेंट को नंबर दे रखा है, तो मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर जी जैसे आप काट देते हो ना मैथ वाले क्वेश्चन, वैसे वो हमसे कट नहीं रहे कि क्या करे उसके लिए। तो ज्यादा मत करो, 20 तक पहाड़े याद कर लो। 20 तक अगर आपने पहाड़े याद कर लिए तो आराम से आप कैलकुलेशन है उस स्पीड से कर पाओगे। अब पीछे जो मैंने बात बताई उसी का इस्तेमाल करो। 7 के साथ आपको 49 दिख गया तो डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि भाई 7 का स्क्वायर हुआ है। यहां पर आपको बताना है क्या आएगा, और यहां पर 81 है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसलिए मैंने बताया है ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर और क्यूब वाले डायरेक्ट। कभी कभी क्या बदलाव करता है, जैसे 7 के आगे 49 लिखा हुआ है ना, इसके स्थान पर 51 लिख देगा। लेकिन मैंने अभी आपको समझाया 7 से दुगने से ज्यादा आ रहा है, मतलब कोई संख्या गुना हुई होगी। तो जैसे ही 51 दिखा तो आपके दिमाग में एक बात आई, यार 7 का स्क्वायर होता ना तो 49 हो जाता, लेकिन 51 है तो इसका मतलब +2 हुआ है। तो अब आगे 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 81, और आगे कितना आएगा, 83 आएगा। 9 का क्या बन जाएगा, आपका 83 बन जाएगा। ये अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बन गया, ये समझ लो आप। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर के आसपास की संख्या दिखाई दे तो समझ जाना अगर प्लस वाली है तो मतलब जोड़ा जा रहा है, और माइनस वाली है तो मतलब घटाया जा रहा है। जैसे इसमें क्या किया हमने, 9 का स्क्वायर करके प्लस में 2 जोड़ दिया, क्योंकि यहां पर 7 का स्क्वायर करके 2 जोड़ा जा रहा था, तो यहां पर 9 लिखा था तो 9 का स्क्वायर करके 2 जोड़ा है, ठीक है। अगर मान लो यहां पर 47 लिखा होता तो इसका मतलब क्या हुआ है, स्क्वायर में से -2 हुआ है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 में से 2 माइनस किया गया है। तो यहां पर हम क्या करते, 9 का स्क्वायर 81 -2 करते तो क्या होता, 79 हमारा आंसर हो जाता। ऐसे ऐसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। समझ में आ गया सभी को? चलो समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए भाई। 38, 6 और 83 का क्या होगा ये हमें बताना है। तो मैंने क्या बोला, छोटे वाली तरफ से हमें लेना है, तो छोटे वाली तरफ से लेंगे तो 6 का 38 से क्या संबंध आता है, क्या संबंध आता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे अभी 6 और दिखते ही क्या आ गया, 36। स्क्वायर कितना होता है, 36, लेकिन यहां पर 38 लिखा हुआ है, मतलब +2 करके 38 लिखा है। इसका मतलब इसमें भी +2 हुआ होगा, तो इसमें अगर -2 कर दे तो हमें पता चल जाएगा किसका स्क्वायर है। तो 83 में से -2 किया तो कितना आ गया, 81, और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? ये आप बोलोगे सर जी यहां पर +2 हुआ था, यहां पर -2 क्यों किया? देखो ये वाली संख्या हमें पता थी, इसलिए हमने इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ लिया, लेकिन यहां पर तो संख्या पता नहीं है, निकालनी है। तो इसमें 2 जुड़ता है, अगर इसमें 2 माइनस कर दे तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहां पर जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर पता चल जाएगा। देखो 38 में से 2 माइनस करो तो कितना आ गया, 36। ये क्या है, इसका स्क्वायर है। तो 83 में 2 माइनस करेंगे तो कितना है, 81, वो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। समझ में आ गया? ऐसे अपने को करना है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये हाल ही में कोई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं कि सिलाई उसी प्रकार से दर्जी से संबंधित है जिस प्रकार चित्रकारी खालिस्तान से संबंधित होगी।
तो अब चित्रकारी का संबंध बताना है किससे होगा, चित्रकारी का संबंध बताना है किससे होगा। यहां पर सिलाई का संबंध दर्जी से बताया है, तो चित्रकारी का किससे होगा, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, तभी तो पता चलेगा कि आपको बातें समझ में आई है या नहीं आई है। कमेंट करके सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट इसका, कि भाई वीडियो को रोक लीजिए और आंसर कीजिए। कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए मुझे सभी स्टूडेंट का आंसर, तभी तो पता चलेगा क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, सीख रहे हो या नहीं सीख रहे। तो कमेंट करके बताओगे सभी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखे क्या है। अगला क्वेश्चन पे चले, उससे पहले आंसर बता देता हूं, सभी ने कर दिया होगा। तो देखो सिलाई का संबंध दर्जी से, मतलब सिलने का काम कौन करता है, दर्जी। तो चित्रकारी करने का काम कौन करेगा, चित्रकार करेगा, क्योंकि भाई अभी एग्जाम्स है, तो अभी टेस्ट लेने का समय नहीं है, आपको सिखाने का समय है, इसलिए आंसर बता भी दिया है। चलो, ये कोडिंग डिकोडिंग, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। आने वाले 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, जिससे आपका कोडिंग डिकोडिंग जो आपके एग्जाम्स में आएगा, आप वो क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्या है, किसी निश्चित कोड भाषा में प्रेप्स को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना है च्युइंगम को क्या कोड होगा, ये अपने को बताना है। इसका मतलब इसका कोड ये है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इसको ये लिखा जाता है, तो इसका कोड हमें बताना है, या बोल सकते हो इसको कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें एक बार आप ध्यान से देखना, आपको थोड़ी सी सिमिलरिटीज दिखाई दे रही होंगी कि यार इसमें जो सब कुछ है उसमें भी सब कुछ है, तो इसका मतलब ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहला अक्षर पी था, यहां पर देखो लास्ट में लिखा गया, फिर सेकंड नंबर का ये था, ये सेकंड लास्ट में लिखा गया है, फिर ये थर्ड लास्ट था, और थर्ड था, ये थर्ड लास्ट लिखा गया है। यहां पर चौथे नंबर पे था, ये लास्ट से चौथे नंबर पे आ गया। ये 5वें नंबर पे था, ये लास्ट से 5वें नंबर पे आ रहा है। फिर ये 6ठे नंबर पे था, ये लास्ट से 6ठे नंबर पे आ रहा है, और ये जो लास्ट में था वो सबसे पहले आ रहा है ना। ये आपको दिखाई दिया जो बात मैंने आपको बताई। तो इससे क्या हुआ, क्या बात समझ में आई कि जो शुरुआती अक्षर था उसको लास्ट में लिखा गया, और इसी चीज को आगे कंटिन्यू किया गया है। तो बस इसी में भी वही करेंगे, जो शुरुआती है उसको लास्ट में लिखो, और जो लास्ट वाला है उसको पहले लिखो। भाई ऐसे कर लो, या तो शुरुआती को लास्ट में लिखा है तो शुरुआत से स्टार्ट कर दो, या लास्ट वाले को शुरुआत से लिखा है तो यहां से स्टार्ट कर दो, जैसे भी आपका दिल करे। तो सी है वो लास्ट में जाना चाहिए, सी है इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है वो नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में सी आना चाहिए। सी के बाद क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। इसमें एच है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, सबसे पहले जी आएगा, फिर एन, फिर आई डब्ल्यू, फिर ई एच और सी। देखो ठीक है ना। तो यहां से करना चाहो यहां से कर लो, देखो CH W, WING। तो बात समझ में आ गया। तो एक ये टाइप है जो आपके एग्जाम्स में आती है, लेकिन कैसे देखना है, सबसे पहले देखोगे कि सेम सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ आगे पीछे वाली है, पहली टाइप। दूसरी जो टाइप आपके एग्जाम्स में आती है, ये वाला देखिए, ये दूसरा है जो आपके एग्जाम्स में कोडिंग डिकोडिंग से पूछता है। ठीक है जी। किसी निश्चित कूट भाषा में लॉयर को यह लिखा गया, एडवाइस को यह लिखा गया, उसी कूट भाषा में कोर्ट्स को कैसे लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। पिछले वाले में सिर्फ हमें एक हिंट दी गई थी, भाई इसको ये लिखा गया, अब इसको बताओ कैसे लिखेंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में दो हिंट दी है, पहले से नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे समझो। ठीक है जी, फिर उसका इस्तेमाल करो, दोनों में सेम अप्लाई होगा, वही हमें तीसरे में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं सिर्फ एक में अप्लाई हो रहा दूसरे में नहीं हो रहा, नहीं, दोनों में अप्लाई होना चाहिए, फिर उसी को इस्तेमाल करके इस तीसरे को सोल्व करना है। यहां पर लॉयर लिखा हुआ है, यहां पर जो बात मैंने अभी आपको बताई कि भाई देखते ही समझ में आ रहा है कि सेम सेम अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सेम अक्षर है। ठीक है, बस आगे पीछे लिखे हुए सेम अक्षर है। क्या था,
कि भाई L है तो L तो सेम लिख दिया, यानी पहला अक्षर बिल्कुल सेम लिख दिया। क्या इसमें भी ऐसा ही है? बिल्कुल है, पहला अक्षर सेम लिखा है। फिर W लिखा है, W है वो तीसरे नंबर पे था, उसको यहां पर लिख दिया दूसरे नंबर पे। इसमें देखो तीसरे नंबर पे V था, क्या दूसरे नंबर पे लिखा गया? मतलब ये ठीक है। फिर E लिखा गया, E कहां था? फिर यहां पर था E। फिर E लिखा गया है तो यहां पर देखो ये था, तो यहां पर भी ये लिखा गया। तो इससे कौन सी बात समझ में आई? इससे ये बात हमें समझ में आई है भाई कि यहां पर शुरुआत से एक अक्षर छोड़ के एक अक्षर लिखा गया है, यानी पहले L लिखा गया, फिर एक अक्षर छोड़ के W, फिर E, LWE। यहां पर देख सकते हो A लिखा गया, फिर एक अक्षर छोड़ के V लिखा गया, फिर क्या लिखा गया? C। ऐसे ही फिर आगे क्या गया है? फिर आगे AYR जो बचा हुआ है वो लिखा गया है, या बोल सकते हो एक अक्षर छोड़ के फिर एक अक्षर लिखा गया। यहां पर भी देख लीजिए DIE लिखा गया, DIE, तो उसी का इस्तेमाल हमें इसमें करना है। ठीक है, ये दूसरी टाइप है जो आपके एग्जाम्स में आती है। इस वाले में तो क्या था? आगे पीछे किया गया था, इस वाले में एक एक अक्षर छोड़ के लिखा गया है। ठीक, इसको लिखिए तो सबसे पहले C को लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में CU किसमें है? ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। यही आपका आंसर हो गया। पूरा चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर सकते हो। CUT हो गया, फिर उसके बाद ORS बच गया। तो देखो CUT ORS, बात समझ में आई? तो ये जो दूसरी टाइप है जो आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है। अब चलते हैं तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप, जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती। ये वाली टाइप है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में आती है। ठीक है जी, वो तो कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में आते हैं, लेकिन ये हर शिफ्ट में आती। देखो क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में इंपॉर्टेंट को ये लिखा गया है, उसी प्रकार से एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। और देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि भाई बिल्कुल सेम अक्षर नहीं है, ये तो अलग ही है, ये तो बिल्कुल सारे के सारे अलग हैं। जिनको नंबर याद है, नंबरिंग याद है, वो नंबरिंग से कर सकता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट हमारे ऐसे जिनको नंबरिंग याद नहीं है, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, जिसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं और आराम से सोल्व हो जाता है। देखो यहां पर पहला अक्षर आई लिखा है, आई के स्थान पर क्या हुआ? जी हुआ, क्योंकि इसका कोड ये है तो आई के बाद जी आया है। ठीक है, आई के स्थान पर जी लिखा है, तो कब होता है जी? जब हम -2 कर रहे हैं, आई में -2 करो। क्यों? क्योंकि आई से 2 पहले आता है, जितना पहले आएगा उतना माइनस, जितना बाद आएगा उतना प्लस। तो देखो GHI, तो मतलब जी है वो क्या? 2 पहले आता है, इसलिए हमने माइनस लिखा है, क्योंकि उसका है ये, इसका वो नहीं है, उसका ये है, इसलिए माइनस हुआ है। अगर ये उधर लिखा होता, ये उधर होता, तो फिर +2 होता। बात समझ में आई? तो आई का जी हुआ है, मतलब -2 हुआ है। उसके बाद M का क्या हुआ है? K, तो M से K हुआ है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, कितना? 2, तो -2, क्योंकि भाई JKLM, तो क्या हो गया? K के बाद क्या है? LM, तो पर क्या हुआ? -2 हुआ। उसके बाद देखिए P का क्या लिखा गया है? R लिखा गया है, P का R, तो P के बाद आता है R, PQR, तो बाद में आ रहा है, मतलब +2 हुआ है। इस बार क्या हुआ? +2 हो गया। O का क्या लिखा है यहां पर? Q, तो O के बाद क्या आएगा? P और Q, मतलब +2 हुआ है। सारे चेक करने हैं अपने को, ठीक है, ऐसा नहीं स्टार्टिंग में 2 देखते ही। देखो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, आते आते हुए, समझते हुए भी, उन्होंने स्टार्टिंग में देखा -2, तो वो ये सोचते हैं सभी में -2 होगा। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन यहां पर देखो -2 फिर +2, तो स्टार्टिंग से नहीं, पूरे को सोल्व करना है। ठीक है जी, आगे देखिए कहां तक चले गए? 4 तक हो गया। R के यहां पर P लिखा है, R का P, फिर माइनस हो गया, और कितना? -2। T का R लिखा हुआ है, फिर -2 हो गया, मतलब -2, फिर +2, फिर -2। इसी का इस्तेमाल यहां पर करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या करना है? पहले -2, स्टार्टिंग के 2 अक्षरों में माइनस करना है, और वो भी 2। तो C में -2 करेंगे तो कितना, सॉरी E में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका C आ जाएगा, यानी पहला C होना चाहिए, तो ये और ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता।
ठीक है, क्योंकि -2 करना है। x में -2 करोगे तो क्या आएगा बताओ? तो x में -2 करोगे, दोनों में v है तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये तो v ही आ जाएगा क्योंकि इन दोनों में से ही आंसर होगा। अब तीसरा अक्षर है p। p में क्या करना है अपने को? +2 करना है। तीसरे अक्षर में +2, p का +2 करोगे तो क्या आएगा? q और r, तो क्या हो जाएगा? r आएगा। तो ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया है क्योंकि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। अगर सारे -2 वाले हैं अच्छी बात है, +2 वाले हैं अच्छी बात है, +4 -2 +4 -2 ऐसे वाले अच्छी बात है, इसलिए आपको चेक करना है। ठीक है जी, हो सकता है स्टार्टिंग में -2 हुआ, फिर +4, फिर -2, फिर +4, ये इस प्रकार से भी हो सकता है आपका। ठीक है, लेकिन इसमें स्टूडेंट गलती नहीं करते क्योंकि उनको पता है -2 +4 आया, फिर -2 +4, इस प्रकार से ही होगा प्रोसेस। लेकिन ऐसे वाले में गलती कर देते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया मैंने ताकि आप मिस्टेक ना करो। पूरा सोल्व करना है क्योंकि इतना समय आपको मिलता है। ठीक है, बस अपनी स्पीड कैलकुलेशन को बढ़ाना है आपको, और जिनको नंबर याद है उनके लिए तो और भी आसान है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल आसान होता है। एक क्वेश्चन समझ जाओ, इसी से आंसर निकल जाएगा। क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये आपके लिखे हुए हैं और इनको इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार लिखना है कि कौन सा पहले नंबर पे आएगा और कौन से दूसरे नंबर पे आएगा। इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार क्या होता है कि जैसे अपनी एबीसीडी होती है ना, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, फिर ऐसे चलते हुए एक्स, वाई, जेड, यानी कि इस ऐसे अपने को लिखना है। तो देखिए एक क्वेश्चन से समझ जाना, कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में आता है, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी शिफ्ट हो। देखिए सबसे पहला अक्षर देखिए क्या है, सबसे पहला अक्षर सभी में टी है, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि सभी में टी है तो सी टी है, उससे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा पहले आएगा। फिर हमें दूसरा अक्षर देखना है, फिर दूसरा यहां पर भी ए है, यहां ए है, यहां ए है, यहां ए है, यहां ई है, तो ए पहले आता है या ई? ए पहले आता है, ई बाद में आता है, तो इसका मतलब ही सभी में ए है, तो ये चारों के चारों पहले आएंगे और ई वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब सबसे लास्ट में आएगा कौन सा? ये 5वें नंबर वाला, ये तो सबसे लास्ट में होगा। तो इसका मतलब ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 5वां है वो सबसे लास्ट में होगा, वहां पर तीसरा लिखा हुआ था। पहली चीज क्लियर हो गई। अब हमें इसको नहीं देखना क्योंकि ये पता चल गया सबसे लास्ट में आएगा। अब इन चारों में पता करना है कि पहले कौन आएगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे कौन आएगा। देखिए टी ए तक हमने देख लिया, उसके बाद यहां पर आर, यहां पर आर, यहां पर आर और यहां पर एम। तो अब एम पहले आता है या आर? अब ये देखिए एम एन ओ पी क्यू आर, तो इसका मतलब एम पहले आएगा, आर तो काफी बाद में आता है। तो एम पहले आएगा तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, क्योंकि भाई एम पहले आता है तो एम पहले आएगा, बाकी ये सारे बाद में आएंगे। तो पहले नंबर पे कौन सा हो गया? चौथा हो गया। अब जैसे ही पहले नंबर पे चौथा लिखा, ना ये आंसर ना ये आंसर, क्योंकि पहले नंबर पे चौथा ना इसमें है ना इसमें है, सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। वैसे मैं कंप्लीट करवा देता हूं आपको, आंसर तो अपना इतने में ही निकल जाएगा, इतनी ही स्पीड से आपको आंसर करना है, लेकिन पूरा करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि एम आ गया पहले, आर बाद में आता है, तो इसका मतलब ये भी हमें पता चल गया कि ये पहले नंबर पे है। अब इन तीनों में चेक करना है कि दूसरे, तीसरे और चौथे पे कौन आएगा। तो आर तक हमने चेक कर लिया, फिर जी एन ओ है, तो पहले जी आएगा या एन ओ आएगा? तो पहले क्या आएगा? जी आएगा, उसी के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ, इस प्रकार से आता है। ठीक है जी, तो जी आएगा, तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे 1 हो गया। देखो ठीक है, तो 1 हमने लिख दिया। अब एन और ओ में पहले कौन आता है? तो एन पहले आता है क्योंकि एम एन और उसके बाद ओ आता है। तो ऐसे अपने को आराम से लिखना है इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? बस चेक करते हुए चलना है, आराम से कर देना है। और फिर भी आप कर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना, अगली क्लास में फिर से और प्रैक्टिस करवा दूंगा एक क्वेश्चंस के, जिससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो आज वाली क्लास में इतने ही टाइप के क्वेश्चंस हम रखते हैं।
रीजनिंग की एक क्लास और आएगी आपकी, उसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसके अलावा सीरीज वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे, वो आपके एग्जाम्स में आते हैं। और 2-3 और चैप्टर हैं जिनके एक एक क्वेश्चंस हम करेंगे जो बाई चांस आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में आपका कोई गलत नहीं होगा। जो टाइप मैंने आपको पढ़ाई है उन्हीं का आप प्रैक्टिस कर लो, बस एग्जाम में आएगा आराम से कर लेना। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं ये क्लास सभी को अच्छी लगी होगी। और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको पढ़ना कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो टॉपिक का नाम कमेंट कर देना ताकि अगले क्लास में उन क्वेश्चंस को भी ऐड कर लिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।